आज मुझे कुछ भी करके उस सुनहरे पत्थर को हासिल करना ही होगा। एक बार मेरे हाथ में वह सुनहरा पत्थर लग जाए, उसके बाद मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। डायन चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाती है। अरे लगता है ये वही गुफा है, चलो चलकर देखती हूँ। बुढ़िया जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, अरे ये क्या, मैं इस गुफा के अंदर जा क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे दुष्ट डायन, तुझे क्या लगता है तेरे जैसे दुष्ट डायन इस गुफा के अंदर जा सकते हैं? तो यह तेरी भूल है, क्योंकि इस गुफा के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए आज तक मैं इस गुफा के अंदर नहीं जा सकी। अब मुझे कुछ भी करके किसी ऐसे इंसान को ढूंढना ही होगा जो मेरे लिए वह सुनहरा पत्थर ला सके। इतना बोलकर डायन वहां से गायब हो जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी है। मैं आपके यहाँ काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं रमेश, तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे भिखारियों को मुफ्त में पैसे बांटता हूँ? तू पहले मेरे पास अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रख, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। अरे रमेश, तेरे पास तेरे दोनों बैल तो है। तू अपने बैलों को मेरे पास गिरवी रख दे और बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, उन्हीं बैलों से तो मैं मजदूरी करके आपके पैसे लौटाऊंगा। अगर मैं आपको दोनों बैल दे दूंगा तो भला मैं क्या करूंगा? मेरा सहारा तो वो दोनों बैल ही है। अच्छा ठीक है, तो तू अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दे। जब तेरे पास पैसे होंगे तो तू पैसे देकर अपनी जमीन छुड़ा लेना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं दवाई लेकर नहीं गया तो मेरी मां मर जाएगी। मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी जमीन सेठ जी के पास गिरवी रख देता हूं। क्या हुआ रमेश, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, आप मेरा खेत गिरवी रख लीजिए। कृपया कर आप मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर वह सेठ रमेश को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रमेश बाजार जाता है और अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदता है। दवाइयां लेकर रमेश अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रमेश जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। देखो मां, मैं तुम्हारे लिए दवाइयां ले आया हूं। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहां से? मां, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जमीन सेठ जी के पास गिरवी रख दी है। मां, मैंने सोच लिया है कि अब मैं दोगुनी मेहनत करूंगा और सेठ जी का कर्ज जल्द ही चुकाकर जमीन वापस ले लूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। इधर सेठ के मन में लालच आ जाती है। वह रमेश की जमीन हड़पने की सोचता है। उसी रात सेठ बिरजू और हरिया को बुलाता है और रमेश के दोनों बैलों को चुराने के लिए कहता है। वह दोनों आधी रात को आते हैं और रमेश के बैलों को लेकर चले जाते हैं। जब सुबह रमेश देखता है तो उसके दोनों बैल वहां नहीं होते हैं। हे भगवान, मेरे दोनों बैल कहां चले गए? मुझे लगता है
मेरे बैलों को जरूर कोई चुरा कर ले गया है। उन्हीं बैलों से तो मैं मजदूरी करके सेठ जी के पैसे देने वाला था। रमेश बहुत दुखी होता है और वह अपनी मां से कहता है, मां, मैंने सोच लिया है कि मैं आज ही शहर चला जाता हूं। कुछ दिन शहर में पैसे कमाऊंगा और फिर वापस अपने गांव आ जाऊंगा और अपनी जमीन सेठ जी के पास से छुड़ा लूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। अच्छा मां, मैं चलता हूं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। इतना कहकर रमेश शहर के लिए निकल पड़ता है। रमेश चलते चलते काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरता है। अरे राम राम राम, मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूं और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। मैं ऐसा करता हूं, इधर आसपास देखता हूं, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। रमेश इतना कहकर खाना ढूंढने लगता है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। रमेश जल्दी से उस आम के पेड़ के पास जाता है और उसमें से कुछ फल तोड़कर खाने लगता है। अरे वाह, ये फल तो कितने स्वादिष्ट थे। फल खाकर तो मानव सारी थकान दूर सी हो गई। इतना कहकर रमेश वहां से निकल पड़ता है। रमेश जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में है और ये आवाज तो इसी तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखता हूं। रमेश जल्द ही उस तरफ जाता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। रमेश जैसे ही उधर जाता है तो देखता है कि एक बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी रो रही हैं। अरे माताजी, आप कौन हो और आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, मैं इसी पास के गांव में रहती हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसी के लिए मैं नीलगिरी पहाड़ियों पर जुगनू पत्थर लेने जा रही हूँ। अगर मैं वह जुगनू पत्थर लेकर नहीं गई तो मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं उस नीलगिरी पहाड़ियों तक जा पाऊंगी। अरे माताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वह जुगनू पत्थर आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, वह जुगनू पत्थर है कहाँ? बेटा, वह जुगनू पत्थर नीलगिरी पहाड़ियों पर है। इसके लिए तुम्हें उत्तर की दिशा में जाना होगा। जब तुम नीलगिरी पहाड़ियों पर पहुंच जाओगे तो उसी पहाड़ियों में एक गुफा है। वह जुगनू पत्थर तुम्हें उसी गुफा में मिलेगा। लेकिन याद रखना, वह एक जादुई गुफा है। जब तुम उसके अंदर जाओगे तो वह तुमसे अंदर जाने का कारण पूछेगा। तुम उस गुफा को सारी बात बता देना, तभी वह तुम्हें अंदर जाने देगा। रमेश उस डायन की बातों में आ जाता है। रमेश को नहीं पता था कि वह एक डायन है। अच्छा ठीक है, तब मैं चलता हूं। इतना कहकर रमेश वहां से निकल पड़ता है। रमेश चलते चलते जल्दी ही उस नीलगिरी पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। अरे मैं तो नीलगिरी पहाड़ियों पर आ गया हूं, लेकिन वह गुफा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखता हूं। इतना कहकर रमेश आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देता है। अरे मुझे लगता है ये वही गुफा है। चलो अंदर चलकर देखता हूं। रमेश जैसे ही गुफा के पास जाता है, युवक, तुम कौन हो और तुम इस गुफा में क्यों जाना चाहते हो? हे भगवान, मेरा नाम रमेश है। मैं इस गुफा में जुगनू पत्थर लेने जा रहा हूं। अगर मैं वहां जुगनू पत्थर लेकर नहीं गया तो एक कन्या की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है युवक, तुम वह जुगनू पत्थर ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, वह जुगनू पत्थर
किसी भी बुरे इंसान के हाथ में ना लगने पाए। उसके बाद रमेश उस गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे बाप, यह गुफा तो कितनी बड़ी है। चलो मैं उस जुगनू पत्थर को ढूंढता हूं। इतना कहकर रमेश गुफा में इधर उधर घूमने लगता है। रमेश गुफा के भीतर काफी देर तक इधर उधर घूमता है, लेकिन उससे वह जुगनू पत्थर कहीं दिखाई नहीं देता। अरे इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे वह जुगनू पत्थर नहीं मिला। रमेश इतना कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर रखे एक पत्थर पर पड़ती है जो काफी तेजी से चमक रहा था। अरे ये पत्थर तो कितना तेजी से चमक रहा है। मुझे लगता है यही वह जुगनू पत्थर है जिसकी मुझे तलाश है। चलो इसे जल्दी से ले लेता हूं। इतना कहकर रमेश वह जुगनू पत्थर लेता है और वहां से निकल पड़ता है। ये लीजिए माताजी जुगनू पत्थर। अरे वाह युवक, तुम तो कितने बहादुर हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन माताजी, ये जुगनू पत्थर किसी भी बुरे आदमी के हाथ में ना लग पाए। ठीक है बेटा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। रमेश को नहीं पता था कि वह बुढ़िया एक डायन है और उसे खुद उस जुगनू पत्थर की तलाश थी ताकि वह पूरे राज्य को अपने बस में कर सके। अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे इस राज्य से बाहर निकाला था ना। देख मैं फिर आ गई। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैनिकों, तुम इस पागल जादूगरनी को पकड़ कर ले जाओ और कारागार में डाल दो। हे जुगनू पत्थर, तू इस महल के सभी लोगों को सम्मोहित करके मेरा गुलाम बना दे। इतना कहते ही राजमहल के सभी लोग उस जादूगरनी के बस में हो जाते हैं। सिपाहियों, इस दुष्ट राजा को कारागार में डाल दो। आज से मैं हूं इस राज्य की महारानी। अब से इस राज्य में सारे काम मेरे मर्जी के मुताबिक होंगे। क्या हुआ जी, आज कुछ काम मिला या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। बस थोड़ी से चावल बच्चे थे जो कि मैंने बना दिया है। नहीं भाग्यवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। लोगों का कहना है कि इस महीने उनके पास कोई काम नहीं है। अब तो भाग्यवान जब फसलों की कटाई होगी तभी काम मिलेगा। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि अगर इस महीने कोई काम नहीं मिला तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। चिंता मत करो जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेठ जी के यहाँ से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। बाद में काम करके मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है जी, आपको जैसा ठीक लगे। अगले दिन मोहन सेठ करोड़ीमल के पास जाता है। सेठ जी, आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा।
अरे नहीं मोहन, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रखना होगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो मोहन, तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वैसे भी तुम्हारे उसे जमीन पर फसल तो होती नहीं है। मोहन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है सेठ जी, आप वह जमीन गिरवी रख लीजिए और मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर सेठ मोहन को पैसे दे देता है। उन पैसों से मोहन का जैसे तैसे गुजारा चलता है। भाग्यवान, आज मुझे बिरजू के खेतों की जुताई करनी है। मैं शाम को देर से घर आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मोहन घर से निकल पड़ता है। मोहन दिन भर खेतों की जुताई करता है और शाम को घर आता है। अरे सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आप सेठ जी के पैसे देकर अपनी जमीन छुड़ा लीजिए। हाँ भाग्यवान, मैं भी वही सोच रहा हूं। वैसे भी मुझे काम करते हुए काफी दिन गुजर गए और अभी हमारे पास पैसे भी हैं। मैं कल ही सेठ जी के यहां जाकर उनके पैसे दे दूंगा और अपनी जमीन छुड़ा लूंगा। अगले दिन मोहन सेठ करोड़ीमल के घर जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे। अब आप मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे मोहन, या तो बहुत कम पैसे हैं। तुम तो मुझसे 10,000 रुपए उधार ले गए थे। जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक जमीन वापस नहीं मिलेगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे केवल 1,000 रुपए ही उधार ले गया था। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मोहन बहुत दुखी होता है और वह अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप महाराज के पास जाएं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन मोहन राजमहल के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में मोहन राजमहल पहुंच जाता है और अपनी सारी समस्या उस डायन को सुनाता है। लेकिन डायन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे राजमहल से बाहर निकाल देती है। मोहन दुखी होकर जंगल की ओर चल देता है। मोहन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठता है। अरे भाई, क्या बात है? आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं? फिर मोहन अपनी सारी कहानी रमेश को सुनाता है। यह तो बड़ा ही गलत हुआ, लेकिन महाराज के होते हुए दूसरी महारानी फैसला कैसे सुना सकती है? चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं नई महारानी कौन आ गई है। इतना कहकर रमेश राजमहल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर में रमेश राजमहल पहुंच जाता है।
तो देखता है कि राज्य की महारानी कोई और नहीं, वही बुढ़िया है जिसको उसने वह जुगनू पत्थर दिया था। अरे आप इस राज्य की महारानी कैसे बन गई? अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुझे हर बात बताना जरूरी है? तुझे दिखाई नहीं देता? अब मैं इस राज्य की महारानी बन चुकी हूँ। आप महारानी बन गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत फैसला सुनाना ठीक नहीं है। अरे मूर्ख, मैं चाहे जैसे फैसला सुनाऊं, ये मेरी मर्जी है। मैं जो चाहूंगी वही फैसला सुनाऊंगी। अपनी सलामती चाहते हैं तो चुपचाप यहां से चले जाओ। रमेश अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रमेश जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन यह दुष्ट औरत इस राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कहीं यह बुढ़िया उस जुगनू पत्थर के सहारे तो नहीं महारानी बनी है। मैं ऐसा करता हूं, मैं उसी स्थान पर चलकर देखता हूं, शायद वहां कोई सबूत मिल जाए। रमेश रात को ही उस स्थान के लिए निकल पड़ता है। हे जादुई गुफा, मेरी मदद करो। अरे भाई, क्या बात है? तुम इस गुफा से क्या सहायता चाहते हो? फिर रमेश उस चिड़िया को सारी कहानी सुनाता है। अरे भाई, किसी ने इस गुफा की जुगनू पत्थर को चुरा लिया, इसलिए यह गुफा अपनी सारी शक्तियां भूल चुका है। नहीं नहीं पंछी, वह जुगनू पत्थर मैंने ही उस बुढ़िया को दिया था। क्या? वह जुगनू पत्थर तुमने उस डायन को दी है? लेकिन क्यों युवक? वह जादूगरनी उस जुगनू पत्थर की सहायता से विनाश ला सकती है। अरे चिड़िया, मैं उस जुगनू पत्थर की शक्तियों को नहीं जानता था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। चिड़िया, क्या इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो स्वयं वह जुगनू पत्थर ही है। अगर वह जुगनू पत्थर मिल जाए और उस जुगनू पत्थर को इस गुफा के भीतर रख दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब वह जुगनू पत्थर हमारे हाथ नहीं लग सकता, क्योंकि वह डायन बहुत ही शातिर है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह डायन मुझे कहीं नहीं मिली। अरे चिड़िया, मैं जानता हूं वह डायन कहां है। वही डायन तो हमारे राज्य की महारानी बन बैठी है। अच्छा, तो वह डायन महारानी पर बैठी है। अरे युवक, तुम मेरे साथ महल में चलो। लेकिन चिड़िया, वहां तो सैनिकों का कड़ा पहरा है, हम पकड़े जाएंगे। अरे युवक, तुम चिंता ना करो, तुम महल के दूर खड़े रहना। मैं उड़कर जाऊंगी और उस जुगनू पत्थर को लेकर आ जाऊंगी। इतना सोचकर दोनों जुगनू पत्थर की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते जल्द ही उस महल के करीब पहुंच जाते हैं। चिड़िया, यही वह महल है जिसके अंदर वह दुष्ट डायन रहती है। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया महल की ओर उड़ जाती है। चिड़िया महल में खिड़की के पास छुपकर डायन को देखती है। अरे वाह वाह, इस जुगनू पत्थर के कमाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मैं कल ही महाराज को फांसी पर चढ़ा दूंगी, तभी मेरी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। वैसे अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलो मैं सो जाती हूँ। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। इतना बोलकर वह जादूगरनी उस जुगनू पत्थर को वहीं पर रखकर सो जाती है। तभी वह चिड़िया आती है और जुगनू पत्थर को लेकर उड़ जाती है। तुम इस जुगनू पत्थर को उस गुफा के अंदर रख दो। इतना सुनते ही रमेश उसे जुगनू पत्थर को गुफा के अंदर रख देता है। वाह युवक, वाह! मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर वह जुगनू पत्थर दे दिया था, लेकिन तुमने वह जुगनू पत्थर उस दुष्ट डायन को दे दिया। अरे नहीं भगवान, मैं नहीं जानता था कि वह एक दुष्ट डायन है। मैं तो उसके बहकावे में आ गया था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप उस दुष्ट डायन को सजा दें। युवक, उस दुष्ट डायन के कर्मों की सजा राजा उसे खुद देगा। तुम इसकी चिंता ना करो। अरे महाराज, आपको इस कारागार में किसने डाला? आप रुकिए, मैं अभी आपको खोलता हूं। अरे दुष्ट डायन, तू मेरे कक्ष में क्या कर रही है? सैनिकों, इस दुष्ट डायन को ले जाओ और कारागार में डाल दो।
राजा का आदेश होते ही सैनिक उस डायन को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं।